बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, एक तरफ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में बिल्कुल किसी किस्म की कोई कमी नहीं हो रही। हुकूमत बड़ी कामयाबी से इसको डाउन प्ले कर चुकी है। सैलाब मुतासरीन अपने इलाकों में वापस नहीं जा सकते क्योंकि उनके एरियाज में खड़ा पानी निकालने का हुकूमत के पास कोई बंदोबस्त नहीं है। और गलत बंद तोड़ने की वजह से और नाकिस हिकमत अमली और प्लानिंग की वजह से लोगों का नुकसान अरबों में हुआ है। लोगों की तमाम जमा पूंजी ज़ाया हो गई। बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि उनकी बच्चियों का जहेज तक तबाह हो गया क्योंकि आगे बारिशों के बाद जो है वो शादियों का सीज़न है। और जब किसान फारिग हो जाता है अपनी कुछ फसलों से, ख़ास तौर पे चावल की फसलों से, तो उसके बाद वो बेटियों की शादियां करते हैं, तो बहुत सारी बच्चियों का जहेज भी तबाह हो गया। ऐसी खौफनाक कहानियां हमारे सामने आ रही हैं। पानी से बार बार लाशें मिल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरानों की तवज्जो किसी और बात पे है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को लेकर दौरे पे दौरा कर रहे हैं। और जो सिंध की हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी के पास है, तो जरदारी खानदान जो है वो चाइना के दौरे पर है। शहबाज शरीफ साहब के दौरे रुक ही नहीं रहे। मरियम नवाज पंजाब वापस पहुंची जापान से होकर, और पंजाब में उन्होंने बजाय इसके कि लोगों के लिए आसानी का बायस बनती या लोगों की मुश्किलात में कमी पैदा करती, वो जहां जाती हैं वहां मुश्किलात बढ़ जाती हैं। इस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत अभी दोबारा इमरान खान साहब के गिर्द घूम रही है और बहुत तेजी से घूम रही है। इमरान खान साहब ने अपने तर्ज अमल से यह साबित किया है कि मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर वो इमरान खान साहब को काबू नहीं कर सकते। गो के उनके पास ओहदा बहुत बड़ा है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, स्याह और सफ़ेद के मालिक बने हुए हैं। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कंट्रोल करते हैं, पाकिस्तान के सदर को कंट्रोल करते हैं। यानी आसिम मुनीर साहब इस वक्त सदर पाकिस्तान को भी कंट्रोल करते हैं। आसिम मुनीर साहब इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी कंट्रोल करते हैं। वो अपने वज़ीर दाखिला के ज़रिए से, जो उनके बड़े अजीज़ हैं मोहसिन नकवी, उनके ज़रिए से पूरी कैबिनेट को और मुल्क को कंट्रोल करते हैं। पीसीबी से लेकर नीचे तक तमाम इदारों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जेल में बैठे हुए एक कैदी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इमरान खान वाहिद आदमी है जो आज़ाद है। हर वज़ीर आला आर्मी चीफ के कंट्रोल में है, वज़ीर आज़म कंट्रोल में है, सदर पाकिस्तान कंट्रोल में है, तमाम वज़रा कंट्रोल में है, तमाम इदारे कंट्रोल में है, पूरा का पूरा मीडिया कंट्रोल में है। मुल्क की ब्यूरोक्रेसी से लेके एक एक चीज, पूरे मुल्क का हर नट बोल्ट आर्मी चीफ के कंट्रोल में है। लेकिन कोई कंट्रोल में नहीं है तो वो इमरान खान है। इमरान खान काबू नहीं आ रहा, और इमरान खान काबू नहीं आ रहा इसका एक सबूत जो है वो अभी दोबारा हमारे सामने आया। इमरान खान साहब से तहकीकात के लिए जो टीम पहुंची सरकारी, उन्होंने इमरान खान साहब से कुछ सवाल जवाब किए। अब उनका जो इमरान खान साहब ने क्लास ली है उनकी, उससे अंदाजा होता है कि ये शख्स कितने मजबूत आसाब का मालिक है। और फिलहाल ये ना तो आर्मी चीफ से डरता है, ना ये अपने मुखालिफिन से डरता है, ना इसे मौत का डर है। इमरान खान साहब से अडयाला जेल में NCCIA की तफ्तीशी टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में सवालात किए। अब वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जो चलता है वो मुल्क से और रियासत से दुश्मनी है। हालांकि इमरान खान साहब ने उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हैं। क्या किसी मिलिट्री जर्नल पे ये तनकीद करना कि वो सियासत में हिस्सा ले रहा है, ये गैर आईनी है? ये काम तो नवाज शरीफ ने भी किया, मरियम नवाज ने भी किया है, ये काम तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी किया, और तारीख में सब करते रहे। बेनज़ीर भुट्टो ने भी किया है, आसिफ अली जरदारी ने भी किया है, मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया है। तो अगर ये काम गैर कानूनी, गैर आईनी है, तो ये इमरान खान अकेले ने तो नहीं किया, ये तो सब करते हैं। और फौज हर मरतबा ये एतराफ़ जुर्म भी करती है कि हमने सियासत में मुदाखलत की, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। फौज का हमेशा से एक जुमला रहा है कि हमने सियासत में बहुत मुदाखलत की जो गलत थी, लेकिन अब हम नहीं कर रहे। और थोड़े अरसे के बाद कहते हैं नहीं वो हम कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, अब नहीं कर रहे। फिर थोड़े अरसे के बाद कहते हैं नहीं अब हम नहीं कर रहे, पहले हम झूठ बोल रहे थे। तो फौज खुद हमेशा एतराफ़ जुर्म कर लेती है। यानी मुशर्रफ दौर में भी यही कहानियां थी, राइल शरीफ के दौर में भी यही कहानियां थी, फिर उसके बाद जो है वो जनरल कियानी के दौर में भी यही कहानियां थी, जनरल बाजवा के दौर में भी यही कहानियां थी, अब जनरल आसिम मुनीर के दौर में भी यही कहानियां। तो फौज ने हर दौर में सियासत में मुदाखलत की है, लेकिन जिस वक्त की है उस वक्त नहीं माना, बाद में माना। ये भी मान लेंगे, एक दिन आएगा। तो इमरान खान साहब कहते हैं जनाब सोशल मीडिया के अकाउंट के बारे में उन्होंने सवालात किए। इमरान खान साहब जवाबात के अंदर काफी गुस्से में आ गए और बड़े सख्त उन्होंने जवाबात दिए। इमरान खान साहब से ना खास तौर पर पूछा गया जबरान इलियास साहब के बारे में। जबरान इलियास जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के अंदर एक बड़ी बुनियादी आवाज है, और ये बड़ा तगड़ा नौजवान है। मैं इन्हें कोई ज्यादा नहीं जानता था, मेरा इनसे राब्ता हुआ यानी कुछ अर्सा पहले। जब मैंने इनसे बातचीत की तो ये नहायत पढ़ा लिखा इंसान है और बड़ा मुहिब्बे वतन आदमी है। यानी जबरान इलियास के साथ जब आप बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक पाकिस्तानी को कैसा होना चाहिए। वो बेहतरीन आदमी है, वो जो भी बात करता है वो पाकिस्तान को सामने रख के करता है।
मैंने ये जर्नैलों को बातचीत करते हुए देखा, मैंने ब्यूरोक्रेट्स को बातचीत करते हुए देखा, मैंने जजेस को बातचीत करते हुए देखा, मैंने सियासतदानों को बातचीत करते हुए देखा, सहाफियों को बातचीत करते हुए देखा, कारोबारी हजरात को बातचीत करते हुए देखा। तो जब लोग मुश्किल में जाते हैं तो वो अपनी जात के बारे में सोचते हैं। लेकिन मैंने जबरान इलियास साहब के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं, पता नहीं वो कल को क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इमरान खान साहब उनके बारे में क्या सोचते हैं, कल वो यही सोचेंगे या नहीं। लेकिन एक बात पे मैं कन्विंस हुआ कि इस आदमी को पाकिस्तान की फिक्र है और ये आदमी अपने उसूल पे खड़ा होकर पाकिस्तान के बारे में सोचता है। बहुत ही सीधा आदमी है और बहुत ही सादा आदमी है, कुछ ज्यादा गुंजल उसमें है नहीं। बहरहाल उसके बारे में पूछा कि जनाब वो क्या वो चलाता है अकाउंट, तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं। तो उन्होंने फिर दोबारा सवालात किए, उन्होंने कहा जी क्या रा चला रही है, मुसाद चला रही है, CIA चला रही है, कौन चला रहा है? तो इमरान खान साहब ने बड़े गुस्से में आकर जवाब दिया कि मुसाद से कौन राब्ते में है अच्छी तरह जानते हो, यानी तुम लोग जानते हो कि मुसाद से कौन राब्ते में है। देखिए मुसाद से तो वही राब्ते ना जो इस वक्त फलस्तीन के हक में पाकिस्तान में एहतजाज नहीं होने देता। मुसाद से राब्ते में तो वही होगा ना जो इसराइल के खिलाफ आप पाकिस्तान में एहतजाज करें तो वो डंडे मारता है, गिरफ्तार कर लेता है, जेलों में डाल देता है। वही हो सकता है ना मुसाद के साथ राब्ते में। कोई ऐसा बंदा तो नहीं हो सकता जो एहतजाज की इजाजत दे, एहतजाज के लिए बाहर निकले। तो ये इमरान खान साहब ने उन्हें कहा तुम अच्छी तरह जानते हो जबरान इलियास तुम सबसे ज्यादा मुहिब वतन, वही बात इमरान खान साहब ने की, वो वाकई मुहिब वतन आदमी है। उन्होंने कहा जी जबरान इलियास तुम सबसे ज्यादा मुहिब वतन है और अकाउंट्स कौन ऑपरेट करता है या कैसे होते हैं मैं ये नहीं बताऊंगा, वरना वो शख्स अगवा हो जाएगा। अच्छा अब इसमें एक बात तो आप ज़हन में रखें, अगवा हो जाएगा तो इसका मतलब है इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर इशारा कर रहे हैं कि अकाउंट कौन ऑपरेट करता है और कहां से होता है। अगर मैंने ये बताया तो वो शख्स अगवा हो जाएगा। तो क्या इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनका अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? पाकिस्तान के बाहर अगवा करना तो बहुत मुश्किल है, यानी पाकिस्तान के बाहर अगवा करना कुछ ममालिक में तो मुमकिन है, लेकिन अगर ये शख्स किसी मगरबी मुल्क में है तो फिर अगवा करना बहुत मुश्किल है। तो इमरान खान साहब ने एक तो खबर दी है थोड़ी बहुत, अगर ये बात इसी तरह है तो इमरान खान साहब ने यह कहा कि वो अगवा हो जाएगा और अगवा का जो सिलसिला है वो तो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। दूसरा इसमें इमरान खान साहब का एक और पैगाम है, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा नहीं बताता, जो करना कर लो। ये है इमरान खान, यानी उसने ये नहीं कहा मुझे नहीं पता कौन करता है। नॉर्मली जो आप कैदी पकड़ते हैं ना उसको जब आप तफ्तीश करते हैं तो वो कहते हैं जी मैं नहीं जानता कौन चला रहा है, वो कहते हैं जी मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। इमरान खान ने कहा नहीं पता है कौन चला रहा है, मैं जानता हूं कौन चला रहा है लेकिन बताऊंगा नहीं, जो करना कर लो। और बताऊंगा इसलिए नहीं कि मैंने बता दिया तो वो बंदा अगवा हो जाएगा। तो ये इमरान खान साहब ने एक हिंट भी दिया और साथ में इमरान खान साहब ने तगड़ा जवाब भी दिया और अपने एक साथी को सपोर्ट भी किया कि नहीं जबरान इलियास तुम लोगों से ज्यादा मुहिब्बे वतन है। अब इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर जो उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत की जाए, ये इमरान खान साहब को बड़ी इसकी फिक्र है, क्योंकि वो जानते हैं कि कबायली इलाकों में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज में अमन तब तक नहीं आ सकता जब तक कि आप अफगानिस्तान के साथ एक वर्किंग रिलेशन ना बनाएं। आपको अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, वहां की आवाम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कबायली इलाके के जो अमायदीन है या लोग हैं उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा और फिर आपकी हुकूमत बैठ के उनके साथ बातचीत करे तो यह मसला हल होगा। फिर देखिए जब आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो फिर आप सबको पाबंद करते हैं कि अगर कोई दहशतगर्दी करेगा ग्रुप तो दोनों मुल्क मिलकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपका एक मुआहदा हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद जब भी कोई ग्रुप दहशतगर्दी करता है तो मकामी ग्रुप उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जो इस खित्ते का एक पुरानी रवायत है, इसकी एक तरीकाकार है। तो इमरान खान साहब उस तरीकाकार की तरफ लेकर जाते हैं जिसपे अंग्रेज ने भी यहां पे हुकूमत की थी। वो ये कहते हैं कि इस खित्ते को समझो। अमेरिका को यह खित्ता समझ नहीं आया, 20 साल मार खाई है, अच्छी तरह मार खा खा के दुम्बा बन गए वो और दुर्गत बना के फिर यहां से उनको निकलना पड़ा। ये अमेरिका के साथ हुआ है। ये अमेरिकी सदर ने खुद कहा कि ये रियासतों का कब्रिस्तान है, यहां बड़ी रियासतें दफन है, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने अफगानियों ने मार मार के, लिहाजा जान छुड़ाओ इनसे। ये पश्तून ऐसे मार नहीं खाते, लिहाजा निकलो यहां से। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जहां अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ मिलकर मार खाई, अपनी फौज को, अपने इदारों को और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इसमें मत फंसाओ। पहले भी हमने बहुत लाशें उठाई हैं, 70-80 हज़ार लाशें हम उठा चुके हैं अपने कंधों पे या इससे ज्यादा। हमने एक बुकटी को कत्ल किया था तो 10,000 लाशें बलूचिस्तान में पड़ी हुई हैं। उसके बाद आपकी 70-80 हज़ार लाशें कबायली इलाकों में हैं। पूरे पाकिस्तान में ममद वाक़ई होते थे। वो सिलसिला दोबारा शुरू ना हो तो एक लीडर आपको यही कहेगा कि रास्ता निकालो, बातचीत करो और मामले को हल करो, और फिर सारे मिलकर जब इकट्ठे हो जाएं, एक पॉइंट पे पहुंच जाएं, तो फिर जहां से कोई गलत करे मिलकर उसका कलाकमा करो।
ये है तरीक़ेकार अमन लाने का। लेकिन ये शायद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता। वो अकेले हीरो बनने के लिए जाते हैं और अकेले जब वो आगे होते हैं तो फिर फंड्स भी खुलते हैं, डॉलर भी मिलते हैं। तो डॉलर की जंग के लिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हमेशा हुआ है। और यही बात जो है वो मंजूर पश्तीन भी करते हैं, यही बात जो है वो मुराद सईद भी करते हैं, यही बात जो है एमल वली खान भी करते हैं, यही बात जो है फजलुर रहमान भी कहते रहे हैं, और यही बात आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कह रहे हैं। इमरान खान साहब की हदायत के बाद महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, असद कैसर साहब हैं। असद कैसर साहब के घर पे बहरहाल ये हुई है मुलाकात। रऊफ हसन साहब थे, आतिफ खान साहब थे, लतीफ़ खोसा साहब को मैंने देखा, और इसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब बड़े काबिल ज़िक्र हैं। इन सब लोगों ने अफगानिस्तान के जो इस्लामाबाद में सफ़ीर हैं उनसे मुलाकात की है और इनके साथ बातचीत की। अब बातचीत का आगाज़ हो गया। जो इमरान खान साहब की हदायत थी, अली अमीन गंडापुर साहब ने तो बात नहीं मानी। अब हो सकता है कि ये लोग इसके बाद अफगानिस्तान जाएं और अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बातचीत करें, मामलात को आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि कोई पुल का किरदार अदा करें ताकि खित्ते में अमन आ सके। खासतौर पर जो पाकिस्तान के कबायली इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कत्ल गारतगिरी हो रही है, यानी हमारी फोर्सेज कत्ल हो रही हैं, हमारी क़यादत को फिक्र ही नहीं। नौजवान रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, फौजी शहीद हो रहे हैं, अफसरान, और हमें फिक्र ही नहीं। भाई ये लड़ाई इस तरह की नहीं है कि आप इसको इस तरीके से लड़ें। आपको ये लड़ाई को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा और सबको इकट्ठा करके दहशतगर्दी खत्म करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप फैसला कर लेंगे, आप अकेले लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे और दहशतगर्द तो आते रहेंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो आपको वो बंद बांधना है जहां से दहशतगर्दी पनपती है और शुरू होती है। इनके रास्ते बंद करने होंगे। अब नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो डेवलपमेंट्स हो रही थी उसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर एक तो ये है कि जस्टिस जहांगीरी के साथ वकला बहुत बड़ी तादाद में खड़े हो गए। जो उनको काम करने से रोका गया है ना, ये तो रेड लाइन क्रॉस कर दी है वकला की और अदलिया की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, देखिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, ये जस्टिस डोगर इनको लाया इसी काम के लिए गया था कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक मामला चलें। एस्टेब्लिशमेंट के जो पसंद के जजेस हैं उनके पास केसेस लगें और उनकी पसंद के मुताबिक फैसले आएँ। जो जजेस एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है उनको फारिग किया जाए। अब मिसाल के तौर पे जस्टिस जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया गया। अब इस्लामाबाद बार काउंसिल ने और डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल ने एहतजाज का ऐलान कर दिया और इस बारे में बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है तंजीमों का, और वकला तंजीमें इस पर आवाज़ उठा रही हैं, पंजाब में भी, मुख्तलिफ और जगहों पर भी, और सब ये कह रहे हैं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी ज्यादती की गई है जिसकी कोई गुंजाइश नहीं थी और ऐसे अजीब और भोंडे तरीके से की गई कि अदालत के अंदर कुछ और का, चेंबर में जाके कोई और फैसला दे दिया। अदालत के अंदर मामला लटका दिया, चेंबर में जाके फैसला दे दिया। कोई ना हकायक पेश किए, ना कोई जिरा हुई, ना कोई मामला आगे बढ़ा, काम से रोक दिया, बिला वजह रोक दिया काम से। भाई ये मामला भी पेंडिंग है, उधर सुप्रीम कोर्ट में भी है, सिंध हाई कोर्ट में भी है, फिर भी काम से रोक दिया। भाई अब कैसे रोक सकते हैं एक जज को काम से? ये जज वकील बना पहले, उसके बाद बहुत सारे सरकारी ओहदों से होता 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 जज बन गया, कभी कोई एतराज नहीं आया। लेकिन जिस वक्त इस जज ने कहा कि एजेंसियां मुदाखलत ना करें, इंटेलिजेंस एजेंसियां जजों के काम में मुदाखलत ना करें, उस दिन ये दुश्मन बन गया। जिस दिन इसने एजेंसियों की मर्जी के खिलाफ इस्लामाबाद के 3 हलके खोले, उस दिन ये मुजरिम बन गया और अब उस जज को कटहरे में खड़ा करके काम से रोक दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक बड़ा तगड़ा फैसला दिया, लेकिन इसके ऊपर भी कोई एक एक्टिविटी हुई है। लेकिन देखें फैसला है क्या। ये ना 2 नंबर तरीके से इन्होंने एक रिटायर्ड जर्नैल को चेयरमैन पीटीए बनाया था। अच्छा, ये जो जर्नैल है इनको चेयरमैन पीटीए जब बनाया था उसके लिए इन्होंने सारा तरीकाकार ही बदल दिया था, तालीमी काबिलियत भी बदल दी थी। जो दूसरे उम्मीदवार थे इस ओहदे के लिए उन सबको बिठा दिया था, ये दबा दबू देते हैं ना, बैठ जाओ भी। उन्होंने कहा जी हम इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, बाद में भाग गए वो। फिर इनको बिठाने के लिए कानून भी बदल दिया गया, चीज़ें बदल दी गई। तो रातों रात कार्रवाइयां डाल के, क्योंकि इस जर्नैल को बनाना ही बनाना था, तो लाके इस रिटायर्ड जर्नैल को बना दिया। अब जनाब ये जो साबिक मेजर जनरल हैं, इनको जब इस ओहदे के ऊपर बिठा दिया गया तो ये मामला गया हुआ था हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने इनको फारिग कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने ताकतवरों की मंशा के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। अब ये फैसला तो टिकता नहीं है, लेकिन फैसला तो उन्होंने बिल्कुल मेरिट के ऊपर दिया है। ये टिकता तो नहीं फैसला, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रात को यानी 3 बजे अदालत खत्म हो जाती है, तो 7-8 बजे पता चलता है कि जनाब वो अपील लग गई है। अब ये अपील लगेगी और फौरी तौर पे देखना एक डबल बेंच बन जाएगा और वो कहेगा जी फैसला हम मुअत्तल करते हैं, और ये जो मेजर जनरल साहब है ये अपना काम जारी रखें। ये इस वक्त अदलिया की और जजों की औकात रह गई है। अगर कोई जज इंसाफ देने की हिम्मत करे तो बाकी जजेस उसको रोकने के लिए पहले से तैयार बैठे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जज चीफ जस्टिस बनना था उसको हटा के अपनी मर्जी का बंदा लगाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस जज ने चीफ जस्टिस बनना था उसको हटाकर दूसरी जगह से अपनी पसंद का बंदा लाके उसको चीफ जस्टिस लगाया गया। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में नीचे से उठा के अपने पसंद की खातून को, जो पीएमएलएन के बहुत पुरानी इनकी फैमिली वर्कर है, उन्हें लाकर लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया गया। तो नाजरीन, जब ये सारी चीजें हो रही है ना, तो अदलिया एक्चुअली कंट्रोल कर दी गई है। वकला की जिम्मेदारी है, अगर वकला इसे कंट्रोल करेंगे और इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और मामला को ठीक करेंगे तभी मामला ठीक होगा, वरना ये आप इसमें कोई बात ना रखें। नाजरीन, आजाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक दर्द-ए-सर बन गई है। अब इसको एक मनफी अंदाज में देखा जाता है कि ये बड़े मुश्किल लोग हैं। देखिए, पहले इनकी तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं होती थी, मगर जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया तो नौजवानों में मायूसी पैदा हुई, और जब एक पॉलिटिकल पार्टी को दीवार के साथ लगा दिया गया, एक हुकूमत को गिरा दिया गया और एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी के बंदे लाकर बैठा दिए हुकूमत में, चूं चूं का मुरब्बा इकट्ठा करके, तो लोग इतने मायूस हुए कि सब के सब अवामी एक्शन कमेटी का हिस्सा बन गए। अब अवामी एक्शन कमेटी बहुत ताकतवर हो गई, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इसके साथ जुड़ गई है। ये रियासत के गले पर अंगूठा रख के अपने मुतालबात पूरे करवा लेते हैं। लेकिन आजाद कश्मीर में बिजली सस्ती है, पाकिस्तान में महंगी है। वहां आटे पे सब्सिडी है, पाकिस्तान में नहीं है। वो अपनी तमाम सहूलियात लेते हैं, अपने तमाम मुतालबात पूरे करवाते हैं, अपने बंदे भी छुड़वा लेते हैं अगर उनके साथ जुल्म या ज्यादती की जाए तो अब उनके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा अलायंस और अपना एक ग्रुप लॉन्च किया है, जिसमें ये आपको बंदे नजर आ रहे हैं। अब ये वो सारे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के, इनमें नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, पीटीआई के जो लोग तोड़े गए थे वो भी हैं, इसके अंदर जो है वो साबिक वजीर आजम एक है वो भी है। तो इसमें सारे बंदे इकट्ठे करके उन्होंने अपना एक ग्रुप लॉन्च कर दिया है कि ये अब मुकाबला करेगी अवामी एक्शन कमेटी का। लेकिन देखिए, अवामी एक्शन कमेटी के साथ तो अवाम है, इनके साथ अवाम नहीं है, ये सिर्फ हवा के अंदर है। तो यही काम पीडीएम के साथ भी हुआ। पीडीएम की जमातों के साथ अवाम नहीं है, लेकिन फौज है, एस्टेब्लिशमेंट है। इसी तरह ये जो अवामी एक्शन कमेटी है उनके साथ अवाम है, और उनके मुखालिफ जो ग्रुप तैयार किया जा रहा है उसके साथ भी एस्टेब्लिशमेंट है और फौज है। लेकिन मुझे नहीं लगता पब्लिक में कोई इंपैक्ट आएगा, क्योंकि इन लोगों ने बाकी सूबों के बरक्स अपना हक बड़े जोरदार तरीके से लिया है, और 29 सितंबर को इन्होंने एक एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, जबकि 21 सितंबर से ये जो अब एस्टेब्लिशमेंट ने एक ग्रुप खड़ा किया है, ये मुसल्लह अफवाज से यकजहती के लिए मुहिम शुरू करेंगे, और आजाद कश्मीर की सियासी क़यादत के नाम से इसको जनाब शामिल कर दिया गया, और ये एक नया खेल शुरू हो गया है। नाज़रीन, वो बड़ा मसला हल हो गया जी। मसला ये हल हो गया कि जो पाकिस्तान की टीम बाइकआउट करने जा रही थी कि जनाब हम नहीं खेलते मैच क्योंकि हमसे हाथ नहीं मिलाया गया, और वो मैच रेफरी जो है वो ठीक बंदा नहीं है, आईसीसी ने जो है वो मैच रेफरी तब्दील कर दिया है, लिहाजा अब कोई बहाना नहीं है, अब आपको खेल खेलना पड़ेगा और खेल कर जीतना पड़ेगा। मोहसिन नकवी ने जो है ये कोशिश की थी कि खेल से ही निकल जाएं, दौड़ जाएं, दोबारा इंडिया के साथ खेलना ही ना पड़े, शर्मिंदगी का सामना ही ना करना पड़े, लेकिन खेलना तो पड़ेगा। जो क्रिकेट का मोहसिन नकवी ने बेड़ा गर्क किया अपने तासुब से, मैं और ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मोहसिन नकवी के तासुब ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है। जो लोग मेरी बात समझ रहे हैं उन्हें आइडिया हो गया है जो उसने किया है क्रिकेट के साथ। अपनी पसंद के बंदे ले आया जी, ये बंदा उस ग्रुप का है, ये उधर से आया, ये उसको पसंद है, वो मेरे आगे नहीं झुकता, वो मेरे बूट पॉलिश नहीं करता, वो जनाब आर्मी चीफ के बूट पॉलिश नहीं करता, वो नीचे क्यों नहीं झुकता। इस बुनियाद के ऊपर इन्होंने अपने बंदे पसंद किए और बंदे लाकर इन्होंने टीम अपनी भर ली। अब टीम का हो गया नाज़रीन वहां पे बेड़ा गर्क, टीम के पल्ले कख नहीं है, अनफिट किस्म के खिलाड़ी हैं, वो खेल ही नहीं पा रहे, उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है। दूसरा, खिलाड़ियों को इतना डरा कर रखा हुआ है जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, उनका ज़हन ही नहीं खुलने दे रहे। तो ये मोहसिन नकवी ने उनके साथ किया है, और अब दोबारा ये टीम खेलेगी, अल्लाह करे कोई दाव लग जाए। 2-4 प्लेयर टीम में ऐसे हैं जो बड़े दिमाग के साथ खेल सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी है, जो पुराने खेलते आ रहे हैं, वो अगर कहीं पे क्लिक हो गए तो वो मैच जितवा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप फेयर गेम की बात करें तो इंडिया जो है वो बहुत आगे है, वो बहुत आगे है इस टीम से। ये टीम इंडिया के सामने बिल्कुल एक मामूली टीम है, और अगर यानी इंडिया अपनी वो जिस तरह की इसकी फॉर्म है वो लगी रही तो पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा। पाकिस्तान को जीतने के लिए एक अपसेट करना होगा, पाकिस्तान कर पाएगा या नहीं, देखें क्या होता है। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब के जो घर के बिल हैं वो पीसीबी अदा कर रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक। ये मेरे सामने रिपोर्ट पड़ी हुई है, और रिपोर्ट ये बता रही है जनाब के मोहसिन नकवी जो चेयरमैन पीसीबी हैं, उनके जो घर के बिल हैं वो जनाब अदा किए गए हैं पीसीबी की जानिब से। ये मोहम्मद उमैर साहब ने खबर दी हुई है। पब्लिक न्यूज के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि चेयरमैन पीसीबी की लाहौर रिहाइशगाह के यूटिलिटी बिल्स की अदायगी के लिए 24,50,000 रुपए कौमी खजाने से अदा किए गए। उनकी गाड़ी के ईंधन के लिए लगभग 5.5 लाख रुपए से ज्यादा अदा किए गए।
उनकी रिहाइश गाह के लिए कौमी खजाने से 11 लाख, यानी उनकी रिहाइश के लिए जो इनकी होटल के अंदर ठहरे, लगभग 11.5 लाख रुपए वहां पे अदा किए गए। मस्जिदें लगी हुई है जनाब, पूछने वाला ही कोई नहीं है। यहां लोगों ने कितना फायदा उठाया देखें आप। नाज़रीन, 2 खबरें और हैं। एक तो यह है कि मरियम नवाज साहबा जहां पे भी जाती हैं, उसके बाद सहाफ़ी जब भी वहां इंटरव्यू करते हैं तो एक चीज कॉमन है, लोग ये कहते हैं कि इनके आने से हमारी तकलीफ कम नहीं हुई, ज्यादा हुई है। ये सलाम मुतासरीन कहते हैं। वजह यह है कि पुलिस सारा दिन लोगों को मारती है, मुख्तलिफ जगहों पर बंद कर देती है, मुतासरीन को सामने नहीं आने देती, जो कोई अपनी बात बताना चाहता है उसको दूर धकेल देते हैं, लोगों को टॉर्चर करते हैं, और अगर कैंपों में कहीं पे उन्हें खाना वाना मिल रहा होता है तो वो भी रोक देते हैं, और जो आमदरफ्त है उस शहर की बंद हो जाती है, जिसकी वजह से मुतासरीन को ना खाना मिल सकता है, ना पानी, बाकी चीज़ें सारी उनकी बंद कर देते हैं। तो मुतासरीन बहुत परेशान है। बल्कि वो ये कहते हैं कि मरियम नवाज ना ही आए तो अच्छा है, कम से कम फलाई तंजीमें और जो यहाँ के लोग हैं वो हमारी मदद तो कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये टिकटॉकर और बाकी सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं तो बेचारे मुतासरीन का हाल बुरा हो जाता है, वो बेचारे इंतजार करते रहते हैं। और ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, ये सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, आप जाकर सुन सकते हैं, सारा दिन ये रिपोर्ट होता रहता है। नाज़रीन, इसराइल ने गजा पे एक बहुत बड़ा हमला शुरू कर दिया है और अब ज़मीनी हमला भी हो गया है। ज़मीन से, फ़िज़ा से और समंदर से ये एक शदीद तरीन हमला है और बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी हिजरत करने पर मजबूर हैं। लेकिन देखें, गजा के मामले में कौन जाएगा। यहाँ कतर के ऊपर एक अटैक हुआ, सारे मुल्क इकट्ठे हो गए, अरब ममालिक भी आ गए, पाकिस्तान भी चला गया, दीगर मुल्क भी आ गए, एक इत्तेहाद बन गया, बड़ा सख्त स्टेटमेंट आ गया। अमेरिका ने अफसोस का इजहार कर दिया, मजम्मत तो नहीं ऐसी देखी मैंने। यूरोप जो है वो साथ खड़ा हो गया। लेकिन फ़लस्तीन के ऊपर हर दूसरे दिन एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च होता है, लेकिन इस तरह की एफर्ट नहीं होती। कभी आपने देखी है? वजह ये नहीं है कि इनकी शक्लें एक दूसरे से अलग हैं या वो कोई सुपीरियर लोग हैं, वो भी अरबी बोलते हैं, वो भी अरबी बोलते हैं। मामला सिर्फ इतना है कि उनके पास पैसे हैं और वो गरीब हैं, बस इतनी सी बात है। कतर के लोग अमीर हैं, उनके पास बहुत पैसा है, वो दुनिया को पैसा दे सकते हैं, पैसा दिखा सकते हैं, चमक दिखा सकते हैं, सारे उनके साथ खड़े हो गए। गाज़ा के लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, ज़मीन नहीं है, खुराक नहीं है, वो किसी को कुछ दे नहीं सकते, लिहाजा उनके साथ कोई भी ऐसे खड़ा नहीं होता। बस ये फ़र्क है, और ये फ़र्क हमें पहचानना पड़ेगा, अपनी हैसियत को बढ़ाएं ताकि लोग आपके होने से या ना होने से मुतासिर हों, वरना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हकीकत है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।